हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं, क्या वजह है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, वगैरह वगैरह हम सब कुछ पढ़ेंगे। और कितने इसके पार्ट होते हैं, मतलब क्या क्या बनाया जाता है, इसके अंडर में क्या क्या आता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता क्या है। एक्चुअली में सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको हमने पहचान लिया, अच्छा क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसमें, और उसके बाद हम उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक्स में। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। हाँ, जर्नल भी इसी का ही पार्ट है, मतलब जर्नल को आप सब्सिडरी बुक्स ही कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो जनरल जर्नल है, ध्यान रखना इसको। अब बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल एंट्री। इसमें क्या क्या आएगा, अच्छा होता क्या है, इसको हम कह सकते हैं सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। यानी कि जो हमने जर्नल सीखी थी पिछली क्लास में, उसमें जो हमने बनाया था एक फॉर्मेट, उसका ये सब डिवीज़न है। उसका क्या है, ये सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ इसकी जो वो है ना ज़रूरत, क्यों मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या मतलब ज़रूरत है इसके बनाने की। ज़रूरत ये है कि एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक टाइम पे, मतलब एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन करता होगा बिजनेसमैन, या जो अकाउंटेंट है उसके सामने पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स आती होंगी रिकॉर्ड करने के लिए। मान लो कोई संपत्ति खरीदी है, कोई संपत्ति बेची है, माल खरीदा है, माल बेचा है, उधार में हमने खरीदा है, या फिर हमने उधार में बेचा है, या फिर किससे पेमेंट आ गई है, किसको पेमेंट देनी है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो एक अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में। तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टम से रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल बुक्स बना लेते हैं। क्या होती है सर वो, एक तो परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और एक बनाते हैं हम कैश बुक। यानी कि अपना काम आसान करने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है, इस जर्नल को तोड़ देता है अलग अलग। तोड़ने का मतलब ये है कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। कैश ट्रांजेक्शन्स कौन किसकी बात करी मैंने यहाँ पे, कैश ट्रांजेक्शन की, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी वो सारी सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी। नो मैटर कि वो परचेज ऑफ गुड्स है और परचेज ऑफ एसेट है, कुछ भी है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, कैश बुक में आ जाएगा। हाँ सर, एक और है परचेज बुक। अगर हम गुड्स खरीदेंगे उधार में तो वो कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। अगर हम माल बेचेंगे उधार में तो वो कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक में जो हमने उधार माल खरीदा हुआ है अगर मैं वो वापस करूँगा आज तो वो कहाँ रिकॉर्डिंग होगी, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसी सेल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगी जर्नल प्रॉपर। सर इसके बारे में बताइए क्या है, इसका माजरा क्या है। देखो, आपने जर्नल को तोड़ दिया अलग अलग पार्ट में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल का सब डिवीजन कर दिया हमने, यहाँ पे पार्ट बना दिए इसके। अब इसमें जो कैश थी, मतलब जो कैश बुक है, उसको हमने क्या बोल दिया, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाली बुक। परचेज बुक को उधार परचेज करने वाली बुक। सेल्स बुक को उधार सेल करने वाली बुक। और सेल्स रिटर्न को जो हमने माल बेचा है उधार में वो जो वापस आता है उसको रिकॉर्ड करने वाली बुक। अब जर्नल प्रॉपर में वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो इन 5 बुक्स में नहीं आए हैं। जो ऊपर वाली 5 बुक्स में नहीं आ पाए हैं ट्रांजेक्शन, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगे। खत्म बात। अभी कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे मैं सारा का सारा आपको बताकर भेजूंगा, ये पूरी वीडियो देखना एंड तक, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब जो सब्सिडी बुक्स का जो पंगा है पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। देखते हैं आप ज़रा कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, कैश बुक के बारे में। देखो ज़रा कैश बुक का मतलब क्या है सर, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर टेकन प्लेस इन कैश। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड हुई हैं उन सब को रिकॉर्ड करता है क्या, कैश बुक। मतलब कैश बुक रिकॉर्ड करती है उन सभी ट्रांजेक्शन को, उन सभी व्यवहारों को, लेन देनों को जो भी कैश में टेकन प्लेस हुई हैं। कैसे सर बताना जरा एग्जांपल, जैसे अगर आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अगर आपने माल बेचा है, मान लो अगर आपने माल बेचा है कैश में, आपने माल बेचा, आपको कैश मिल गया हाथ के हाथ। कैश मिलने का मतलब ये नहीं कि कैश ही मिलेगा, आपको हाथ के हाथ पेमेंट मिल गई, ये कहने का मतलब ये है। पेमेंट का मतलब वो बैंक से भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगी सर, हमारी कैश बुक में। या फिर आपने परचेज ऑफ एसेट खरीदी है, अगर कोई एसेट खरीदी है आपने, मान लो मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, वो भी कहाँ पे आ जाएगी सर, कैश बुक में आ जाएगी। अगर आपने माल बेचा है, मतलब एसेट बेची है, कोई संपत्ति बेची है, वो भी कैश बुक में आ जाएगी। मैंने कहा था ना, एसेट हो चाहे गुड्स हो, कुछ भी मैटर नहीं करता यहाँ पे, ट्रांजैक्शन कैश में होनी चाहिए। चाहे एक्सपेंसेस पे करे हैं आपने, डेप्शन मतलब डेप्शन नहीं आएगा सॉरी, हाँ सैलरी हो गई है, रेंट हो गया है बिल्डिंग का, ठीक है ना, और सर जो कमीशन वगैरह हम देते हैं, ठीक है ना, सैलरीज,
वेजेस पे करते हैं हम कैश में, वो सारे सारे कहाँ जाएंगे, कैश बुक में आ जाएंगे। ऐसे ही कोई हमें अगर इनकम मिली है, रिसीव हुई है, यानी कि जैसे कि कमीशन रिसीव हो गया या कहीं से हमें इंटरेस्ट मिला है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, वो भी हमारी इनकम है, कैश में मिला होगा, बैंक में मिला होगा, वो सारी सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में रिकॉर्डिंग की जाएंगी। क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है सारी की सारी ट्रांजेक्शन, नो मैटर के ये गुड्स है और एसेट है। तो ये कैश बुक का पंगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैश बुक में हम दो तरह की कैश बुक बनाते हैं। एक तो होती है सर सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है डबल कॉलम। समझ में नहीं आया सर सिंगल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, मतलब क्या पंगा है यहाँ पे। देखो कैश बुक का मतलब ये होता है कैश को मतलब कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड करने वाली बुक। अब यहाँ पे दो तरीके से आपकी पेमेंट्स हो सकती हैं या फिर रिसीट हो सकती हैं, तो कैश में और बैंक में। अगर आप कैश और बैंक दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आ जाएंगी डबल कॉलम कैश बुक में। अगर आप केवल कैश बुक बना रहे हो यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो आप, तो वहाँ पर आप केवल कैश में रिलेटेड मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब वहाँ पर बैंक की पेमेंट्स वगैरह रिसीट वगैरह नहीं आएंगी। इसको बोल देंगे हम सिंगल कॉलम कैश बुक। अब मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक का, कैसा फॉर्मेट बनता है, कैसा होता है। आपने कैश अकाउंट बनाना सीखा है, नहीं सीखा है तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। होता क्या है, देखो आप इस तरीके से ना टी शेप में, इस तरीके से आप टी शेप में क्या बनाते हो, एक अकाउंट बनाते हो टी शेप में। टी शेप का मतलब ये होता है आपने एक लाइन खींची और उसको टी शेप में डिवाइड कर दिया। अब एक ये साइड बन गई इधर की, एक साइड बन गई इधर की। अब एक साइड में पता है क्या होता है, डेट का कॉलम पर्टिकुलर, और यहाँ पर सर जो स्टार है ये भी समझाऊंगा मैं क्या आता है यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, अमाउंट। ये एक साइड है, बिल्कुल सेम साइड आ जाएगी इधर की साइड। इसको मैं बोल दूंगा डेबिट साइड, इसको मैं बोल दूंगा क्रेडिट साइड। ये है कैश अकाउंट, ये किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट, ये किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है मैंने। आप किसी भी अकाउंट को बना रहे हो, चाहे मतलब आपका कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, कोई सा भी अकाउंट है, किसी भी चीज़ का अकाउंट है, उसका फॉर्मेट यही रहेगा। बट मैं यहाँ किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कैश बुक के बारे में। अच्छा अब मैं कैश बुक बना रहा हूँ तो उसका फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक यहाँ पर अंतर होगा। जब आप कैश अकाउंट बनाते हो, जब आप कैश अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर जहाँ मैंने स्टार डाला हुआ है उसमें आता है जेएफ। क्या आता है उसमें, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। यहाँ पर क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूँ, समझना इसको, क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूँ और कैश बुक जो है वो किसका पार्ट है, एक जर्नल का पार्ट है, मतलब जर्नल प्रॉपर का पार्ट है। मैंने कहा ना जर्नल का सब डिवीजन है, जर्नल का क्या है, सब डिवीजन है। मैं जर्नल का ही पार्ट मानूंगा कैश बुक को, परचेज बुक को, सब को। तो यहाँ पर जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो आज मैं जेएफ लिखने की बजाय क्या लिखूंगा यहाँ पर, एलएफ। क्या लिखूंगा यहाँ पर, आज मैं लिखूंगा यहाँ पर एलएफ। एलएफ लिखने की वजह यही है कि ये आज जर्नल का पार्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बुक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बुक लिखा हुआ है। अगर यहीं पर कैश अकाउंट होता तो मैं इसमें लिखता जेएफ, क्योंकि वो लेजर का पार्ट होता है। अकाउंट जो होता है लेजर का पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे आता है जेएफ, क्योंकि ये जर्नल का पार्ट बन गया। आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कैश बुक में। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, एलएफ आ जाएगा। इतनी सी बात है, यही अंतर है कैश अकाउंट में और कैश बुक में, खत्म बात। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत फिर नहीं है। अगर आपने कैश बुक तैयार कर ली है, मेंटेन कर ली है, तो आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। भाई जैसे हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग करी थी वैसे यहाँ पे आ जाएगा। मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू करा है, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये मैंने सिखा रखा है जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, जाके देख लेना, वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब होता क्या है इसमें, देखो जरा भाई, कैश अकाउंट ही बोलेंगे, वैसे है तो बुक ही है, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मैं कैश अकाउंट बोल के रिकॉर्ड करूँगा। कैश अकाउंट डेबिट, मान लो यहाँ पे ईयर है 2020 ऑफ, मतलब 1 अप्रैल 2020, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट में आ जाएगा यहाँ पे मान लो जो भी हमारा 2 लाख है, 3 लाख है, जो भी है, ठीक है। अच्छा एक और कॉलम आता है यहाँ पे, ध्यान रखना, एक और कॉलम आता है यहाँ पर वाउचर नंबर का। अगर वो आपको देगा वाउचर नंबर के नाम से कुछ अमाउंट दे, मतलब वो दे रहा है कि भाई 510, 530, 624, कुछ भी नंबर दे रहा है अगर वाउचर नंबर के नाम से, तो वो यहाँ पे डाल देना, किसी भी एक कोई भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड, वरना इसको मत दिखाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट में आता है तो वो आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया,
जी सर। अब मान लो आपने कोई माल खरीदा है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने माल खरीदा और आपने कैश में पेमेंट कर दी। अब कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आप माल खरीद रहे हो। अच्छा, कैश अकाउंट क्रेडिट कब होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कब होगा, ये मैंने जर्नल में बताया हुआ अच्छे से, वो जाके वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। अब मान लो जब मैंने माल खरीदा है तो कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट बोले तो कैश बुक, तो कैश बुक जब क्रेडिट होगा तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करूँगा। जब कैश बुक क्रेडिट होगी यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करूँगा। किस नाम से सर, बताइए, बाय। अच्छा, इधर जो रिकॉर्डिंग होती है वो बाय करके होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर बाय आता है और इधर टू आता है। कोई सा भी अकाउंट हो आपका, कोई सा भी अकाउंट हो, कोई सा भी, एनी ऑफ द अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट यही रहेगा। इधर की साइड बाय, इधर की साइड टू, इधर की साइड बाय, इधर की साइड टू। कौन सा अकाउंट था वो नाम लिख दो, परचेज अकाउंट, जो भी अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, या फिर एक चीज़ और ध्यान रखना कि बाय का मतलब होता है डेबिट वाला अकाउंट। बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट वाला अकाउंट। भाई देखो, जिस अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे कैश बुक रिकॉर्ड कर रहे हो आप, मैं आप थोड़ा सा आपको जर्नल का बता रहा हूँ, सॉरी जर्नल का नहीं, लेजर का बता रहा हूँ कि लेजर में कैसे रिकॉर्डिंग होती है। लेजर में जिस अकाउंट में आप रिकॉर्डिंग करते हो उस अकाउंट को देखते हो वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ट्रांजेक्शन थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू कैश का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैश बुक हो रही है क्रेडिट, तो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड में आगे रिकॉर्ड कर दिया हमने बाय। बाय का मतलब होता है डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर, खत्म, इतना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी ये वैसे ही कंटिन्यू होगा जैसे कि हमने कोई मतलब कोई भी एक अकाउंट बनाया है पीछे। मान लो एक आधा मैं और ले लेता हूँ, ट्रांजेक्शन बाय, आपने कोई मशीनरी खरीदी है और पेमेंट करी है आपने कैश में, ठीक है ना, यहाँ पेमेंट आ जाएगी। और मान लो आपने माल बेचा, यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। आपको कुछ कमीशन मिला है कहीं से या इंटरेस्ट मिला है, जो भी है वो पेमेंट है, मतलब वो है आपकी रिसीट, वो यहाँ पे आ जाएगी, ख़त्म। आपने इंटरेस्ट पे करा है या कुछ भी है, सैलरी पे करी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या कर दोगे, उसको बंद कर दोगे, अकाउंट को टैली कर दोगे। टैली करने का तरीका ये है कि आप दोनों साइड का टोटल करिए, दोनों साइड का आप क्या करिए, टोटल करिए। क्योंकि ये कैश बुक है तो नॉर्मली इसकी डेबिट साइड हैवी आती है। कभी कैश बुक का या कैश बुक का तो हो सकता है, लेकिन कैश बुक में बैंक का केवल, कैश अकाउंट का या कैश बुक में कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि कैश का बैलेंस हमेशा कैसा आएगा, डेबिट आएगा। बैंक का एक बार को क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वो हमारी हैसियत है भली, लेकिन उसका भी बैलेंस हमारा क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा। आप सोचो, आपके पास 5 रुपये है, आपके पास 5 रुपये हैं, 5 रुपये होने का मतलब ये है कि आपके पास डेबिट बैलेंस है, मतलब आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी संपत्ति है। अब आपके पास कुछ नहीं होगा, मान लो आज 5 रुपये खर्च हो गए तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है ना। अभी जीरो से नेगेटिव में कैसे जाएगा, आपके पास पैसे थे अभी नहीं है, वो नेगेटिव में कैसे जाएगा। वो पैसा जो होगा हमारा कैश का वो केवल जीरो ही तो हो सकता है, वो जीरो होगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव में कैसे पहुंच जाएगा। इसीलिए कैश का जो बैलेंस होगा हमेशा कैसा रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस आता है इधर की साइड CD करके, खत्म। मतलब ये वाली साइड हैवी आई, डेबिट साइड हैवी आई, इसका बैलेंस आ गया यहाँ पर। ये क्या कहलाएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम बताई है तो मैं अभी आपको बताता हूँ डबल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में क्या आएगा, डबल कॉलम कैश बुक में आपकी जो वो होगी कैश बुक, उसमें 2 कॉलम आ जाएंगे। 2 कॉलम आने का मतलब ये है, कुछ देखो इस तरीके से। पहले मैंने कहा था आपको टी शेप में बनाना है, टी शेप में इसको आप डिवाइड कर दो, कर दिया। ये क्रेडिट साइड है आपकी, ये डेबिट साइड है। अब इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। सर ये तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, 3 नहीं है, वो इधर ही देखो, इधर से देखो, इधर ये 2 कॉलम है केवल। ये आ जाएगा यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया था अभी आपको, LF। यहाँ पर कैश लिख दो और यहाँ पर बैंक लिख दो। डेट, पार्टिकुलर, LF, कैश और बैंक, ख़त्म। कैश बुक। अब देखते हैं इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कैसे हम इसकी टोटलिंग वगैरह करेंगे, सब कुछ देखते हैं। मान लो आपने बिजनेस शुरू करा है अगेन, ठीक है ना, और बिजनेस जो आपने शुरू करा है वो कैश में करा है, मतलब कैश लेके आए हो आप बिजनेस में। तो कैश अकाउंट डेबिट 2021 है मान लो आज,
ठीक है ना। और 1 अप्रैल को आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टू कैपिटल। भाई कैपिटल बढ़ रही है आपकी, कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रिएट होती है। कैश में आया है ना, तो 5 लाख आ गया यहाँ पे, मान लो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, अब आपने सोचा क्योंकि आप बिजनेस में आ गए हो, 5 लाख रुपए लेके, अभी आपका पहला दिन है, अभी आप सोच रहे हो यार अब मुझे हो सकता है कि कुछ कैश में, मतलब कैश में ना, बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ सकती है। मतलब कैश में तो आप करोगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन हो सकता है कुछ पेमेंट आपको बैंक से करनी पड़ जाए, या कुछ आपको मान लो अमाउंट कुछ बैंक से मिल जाए। कोई बंदा हमें बोल दे कि भाई हम तो आपको बैंक में वो कर देंगे, पेमेंट बता दो, अपना खाता नंबर बता दो। तो इस चीज़ को सोचते हुए उसने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया, फॉर्म के नाम से अकाउंट खुलवा लिया, और उसमें कुछ पैसा जमा कर दिया वहाँ पे। जो ये पैसे लेके आया था ना 5 लाख, इसी में से ही कुछ पैसा बैंक में जाके जमा कर दिया। अब जो जमा करा है उसकी एंट्री होगी क्या? बेसिकली उसकी एंट्री होगी ये, भाई बैंक में आपका पैसा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास से, क्योंकि पैसा जा रहा है, हालांकि पैसा आपका ही है, लेकिन पैसा आपके पास से जा तो रहा है ना, कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपए की आपने ये एंट्री कर दी है। एंट्री करने का मतलब ये है सर, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने और कैश अकाउंट क्रिएट कर दिया आपने। अब इसको रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक में। देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। आप दोनों के हिसाब से एंट्री पास करेंगे। जब आप बैंक के कॉलम में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये बैंक अकाउंट है केवल, जब आप कैश में रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप इसी को सोचेंगे कि ये केवल कैश का अकाउंट है। अब मान लो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो बैंक है, बैंक की डेबिट साइड ये वाली है या फिर ये वाली है? सर ये वाली है बैंक की डेबिट साइड। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश करके, बैंक में कितना आ जाएगा सर? 1 लाख रुपया हो गया। अब क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश का कॉलम है ये रहा, कैश का कॉलम क्रेडिट साइड ये रहा। यहाँ पर मान लो इसकी डेट है सर 5 अप्रैल या सर 1 अप्रैल, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने कहा ना उस दिन। यहाँ पे 2020 आ गई, ये 1 अप्रैल है, और यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक, कितना? 1 लाख। इसका मतलब ये है कि कैश का देखो 1 लाख रुपये कम हो गया, मतलब कैश कॉलम में 1 लाख रुपये कम हो गया, या कैश में 1 लाख रुपये चला गया हमारे पास। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। यही चीज़ अभी इधर देखो आप, बैंक के कॉलम में 1 लाख रुपये आया है, डेबिट साइड का मतलब क्या है? बैंक में पैसा आना। अब बैंक में जब 1 लाख रुपये आया है तो किसकी वजह से आया होगा? कैश की वजह से, टू कैश अकाउंट, खत्म। अच्छा इसको एक और मैं बात बताऊँ आपको, राज की बात ही बताना मत किसी को। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और इसके सामने हम लिखते हैं सी, यानी कि जब कैश और बैंक के उसमें बीच में होगी ट्रांजेक्शन, या कोई मतलब कोई भी एंट्री है, चाहे वो इसके अपोजिट है या यही एंट्री है, तो इसको मैं बोलूँगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू बैंक भी हो सकती है, ध्यान रखना, और ये बताऊँगा वो भी। ये हो गई रिकॉर्डिंग यहाँ पे। अब मान लो आपने माल परचेज करा है 5 अप्रैल को, कब? 5 अप्रैल को, बाई परचेज अकाउंट। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो हमने पेमेंट करी है ना, वो बैंक से करी है आज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बैंक का कॉलम भी है यहाँ पर, बैंक से आप कुछ ले जाएंगे, कितने? 20,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने माल परचेज कर लिया, बैंक से आपके चले गए 20,000 रुपये, खत्म। मान लो आपने रेंट पे करा है 10 तारीख को, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खर्चा है ये, है ना। रेंट हमारा महीना 10 को ही होता है, मान लो। बाय रेंट, आपने रेंट पे कर दिया। अब ये रेंट जो आपने पे करा है, आपने बोला भाई एक काम कर यार, 5,000 तो इसमें ले ले, कैश में ही हाथ में ले ले अपने, बाकी मैं तेरे को जो 15,000 बचे या फिर 25,000 बचे वो मैं तेरे को बैंक में दे दूंगा, बड़ी रकम है क्योंकि। तो मैंने 5,000 इसको कैश में दे दिए, यानी कि मेरे पास से तो कैश में गया है ना, मेरे पास से कैश में गया है 5,000, मैंने कैश में क्रिएट कर दिया 5,000 रेंट के नाम से ही। लेकिन बैंक से कितना गया है? मान लो बैंक से गया है 25,000। बैंक से कितना गया है? 25,000। खत्म, हो गई रिकॉर्डिंग। अब मान लो आपने माल बेचा है, ये आ गई है 20 अप्रैल, आपने माल बनाया होगा, टाइम लगा होगा उसमें, 20 अप्रैल को आपने माल बेचा है, टू सेल्स। लेकिन जब आपने सेल करा तो आपको जो पेमेंट मिली वो भी आपको बैंक में ही मिली। मान लो बैंक में मिली है आपको कितनी पेमेंट? 30,000। कितनी मिली है? 30,000 आपको पेमेंट मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आपने और माल बेचा, मान लो 21 अप्रैल को, ठीक है ना, लेकिन आज आपको कैश में मिली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश में रिकॉर्ड कर दो 10,000,
कोई मसला नहीं है, जहाँ पेमेंट आ रही है वहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, चाहे कैश के कॉलम में चाहे बैंक के कॉलम में। आप इसको ट्रीट करिए मतलब एज ए कोई सिंगल अकाउंट है। आप अगर बैंक में रिकॉर्ड करें तो आप बैंक के बारे में सोचो केवल, अगर आप कैश में रिकॉर्ड करें तो आप केवल कैश के बारे में सोचेंगे, दूसरे अकाउंट को नहीं देखेंगे, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, कहाँ रिकॉर्ड करूँ कैसे रिकॉर्ड करूँ। हो गया सर इतना, मान लो इतना ही था। अब आप इसकी टोटलिंग करेंगे, अब आप इसकी क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। आप देखेंगे कौन सी साइड हैवी आ रही है। सर कैश की देखो 5 लाख और 10,000, इधर तो बहुत कम है सर, 5 लाख 10,000 यही हैवी है, यही हैवी है ना जी सर। मैंने ये दोनों साइड लिख देना है, लिख दिया। अब इधर का देखो बैंक का, भाई 1,30,000 और इधर आ रहा है 20 और ये 45,000, किधर का हैवी है, ये वाला हैवी है, 1,30,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये 1,30,000। कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस निकाल दो। 30 अप्रैल को क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई बैलेंस CD बोलते हैं इसको। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, आगे ले जाने वाला बैलेंस। आगे ले जाने वाला मतलब, अब देखो ये 30 अप्रैल को ये वाला मंथ खत्म हो गया, अब 1 मई को शुरू भी तो होगा, 1 मई को शुरू भी तो होगा ना अकाउंट, 1 मई को अकाउंट शुरू भी होना होता है। तो मैं इसी बैलेंस को यानी कि बाय बैलेंस CD जो है, कैरी डाउन का मतलब होता है आगे लेकर जाना, मैं इस बैलेंस को अगले ही दिन यानी कि जब मैं दुकान खोलूँगा आऊँगा अगले दिन, इस बैलेंस को मैं ओपनिंग बैलेंस बना दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस को मैं ओपनिंग बना दूंगा BD के नाम से। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, कल का बैलेंस लाया हुआ, मतलब कल रात का बैलेंस आगे लाया हुआ बैलेंस है वो, उसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन, लाया गया बैलेंस। कैरी डाउन का मतलब ये भेजा, मतलब आगे भेजने वाला बैलेंस। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरी डाउन CD। मान लो इसका बैलेंस आ रहा है 5,10,000 और ये यहाँ से 1 लाख जाएगा, 4,10,000 में से 5 गया, 4,05,000, ये बैलेंस आ गया इसका। और सर ये कितना आ जाएगा, 85,000, खत्म, ये बैलेंस CD हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जो है CD मतलब 1 मई को जाके 2021 की ही 2021 की ही 1 मई को जाके क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ, टू बैलेंस BD का मतलब ये ब्रॉड डाउन, पिछले दिन का यानी कि कल का बैलेंस आगे लाया गया, ठीक है ना। कितना है सर, ये आ रहा है हमारा 4,05,000 और ये है 85,000, खत्म। ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अभी मैं आपको बताता हूँ परचेज बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, रिटर्न के बारे में, और हाँ पैटी कैश के बारे में भी मैं आपको आज ही बताकर भेजूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं परचेज बुक। सबसे पहले हम परचेज बुक देखने से पहले हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। परचेज बुक का मतलब होता है ऐसी बुक जो आपकी परचेज की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे। क्योंकि परचेज बुक, अच्छा हम परचेज बुक अलग से क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बिजनेस में जो होती है ना परचेज ऑफ गुड्स की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, दिन में कितनी होती है, हफ्ते में कितनी होंगी, महीने में और साल में कितनी सारी हो जाएंगी ट्रांजेक्शन। इन सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह लाने का मकसद होता है परचेज बुक बनाना। तो परचेज बुक हम बनाते हैं इसी मकसद से, ताकि सारी की सारी जो भी परचेज की वो है ट्रांजेक्शन, स्पेशली उधार वाली, कि हमने किस किस से कितना कितना माल खरीदा है उधार में, इन सब की डिटेल को हम यहाँ परचेज बुक में दिखाते हैं और इसीलिए इसको बनाया जाता है। अब देखो क्या है इसका मतलब, परचेज बुक का मतलब होता है इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, मतलब परचेज ऑफ गुड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। जो मालिक होते हैं यानी कि सप्लायर होते हैं जिनसे हमने खरीदा होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं और उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आती है, इसी को बोल देते हैं हम परचेज बुक। अच्छा, दो तरीके की परचेज बुक बनती है, एक विदाउट GST और एक विद GST। तो ये विदाउट GST है, विद GST में अभी आपको बता दूंगा। देखते हैं, मान लो हमने माल खरीदा है अमर एंड सन्स, ये कंपनी है, ठीक है ना, अमर एंड सन्स ये कंपनी है। हमने इनसे खरीदा है पता है क्या, 100 ऑफ शर्ट्स एट द रेट 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपये की एक है और हमने 100 शर्ट्स खरीदी है। यहाँ पे आ जाएंगी डिटेलिंग कि हमने जो है इससे क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है, उसकी डिटेलिंग आ जाएंगी सारी की सारी। अच्छा और बताइए सर, मान लो हमने यहाँ पे खरीदा है 50 50 टी शर्ट्स हैं एट द रेट 100 रुपीज़ ईच। ये कुछ इस तरीके से 50 क्या हैं टी शर्ट हैं जो हमने खरीदी हैं।
अब इनकी डिटेलिंग आएगी यहाँ पर, कहाँ पर, डिटेल के कॉलम में, कि हमने कितने का माल खरीदा है, कितने का डिस्काउंट वगैरह मिला, जीएसटी कितने की लगी, वो सारी कहाँ जाएंगी, डिटेलिंग के कॉलम में। फाइनल अमाउंट जो होगा वो आएगा अमाउंट के कॉलम में। अब देखते हैं, 100 शर्ट हैं, 100 रुपये की एक, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। 50 टी शर्ट हैं, कितने की है, 100 रुपये की एक, तो कितना हो गया ये, 5,000। यानी कि कितने का माल खरीदा हमने टोटल, 15,000 का। अभी आप इसको बाहर मत दिखाओ, पहले देख लो कि उसने डिस्काउंट वगैरह तो नहीं दे रखा कुछ। अगर दे रखा है तो पहले आप इसमें से वो घटाएंगे। अब मान लो यहाँ पे डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, मतलब पूरे के पूरे अमाउंट पे एक मतलब जो फाइनल अमाउंट निकलेगा उस पर है 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ से आप वो लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना, 10%। कितना आ जाएगा सर, 1500 आ जाएगा। कितना बचा है यहाँ पर, ये बचा है सर हमारा 13,500। ये आएगा फाइनल अमाउंट बाहर, ख़त्म। ये था, मतलब रिकॉर्डिंग थी ये परचेज बुक में। परचेज बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब था। एक और मैं आपको ट्रांजेक्शन बताता हूँ जो इसमें आएगा। मान लो अगर हम परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हैं तो वो भी यहीं पे आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो गुड्स नहीं है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिलेटेड टू गुड्स। ये बात मैंने स्पेशली इसीलिए बताई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इसमें कुछ गलती ना करें, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा आपको तो उसमें से 2-3 आइटम ऐसी होंगी जो एसेट की होंगी, और एसेट को परचेज करने की जो एंट्रीज होती है वो यहाँ नहीं होंगी। यहाँ पर जो आप रिकॉर्डिंग करोगे केवल गुड्स को लेकर करोगे, यानी कि अगर आप जिस चीज़ का आपका काम है, मेन बिजनेस है, मेन ऑपरेशन है आपका, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी परचेज की, उधार वाली, केवल वो यहाँ पर आएंगी। अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो उधार में, बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगी, उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा। पहले वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में, मैंने अभी आपको बताया था। जो यहाँ पे नहीं आएगी, कैश बुक में नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, केवल गुड्स वाली एंट्रीज आएंगी। जैसे कि एक और लो सर एग्जाम्पल, 6 अप्रैल को आपने एक और ट्रांजेक्शन करी है और इसका नाम था प्रेम एंड लिमिटेड, प्रेम एंड सन, सॉरी। यहाँ पे का अंदाज अपना अपना खेल लो क्या आप। हाँ, प्रेम एंड सन्स, यहाँ पे एक कंपनी है एक और जिससे हमने माल खरीदा है। यहाँ पे आपको केवल एक ही चीज़ बताई गई है, बोल रहा है कि हमने 1000 शर्ट खरीदी हैं, ठीक है ना, एट द रेट, थोड़ी सी महंगी वाली है, मान लो 150 रुपये की। कितने की है, 150 रुपये की ईच। एक है 150 रुपये की, और कितनी शर्ट खरीदी हमने उससे, 1000 खरीदी हैं, और कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फाइनल कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 150 और 1000, 1.5 लाख का माल खरीदा हमने इससे। बोल रहा है कि हमें कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना, 10%, 15,000 मान लो। कितना आ जाएगा सर ये फाइनल, 1,35,000। ये 1,35,000 है, वो 13,500, ध्यान रखना उसको। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पे सर कैश डिस्काउंट नहीं आएगा? अरे भाई, अगर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग क्यों करूँगा? क्योंकि कैश डिस्काउंट आप कैश ट्रांजेक्शन पे लगाते हो, उधार पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, क्रेडिट वाला आएगा, ध्यान रखना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका टोटल करना है। क्या करना है अब आपको इसका टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कितनी आ रही है सर की, ये आ रही है सर 1,48,500। 1,48,500 आई, इसको आप कहाँ भेजोगे, कौन सी बुक है ये, परचेज बुक है ये। आप इसको भेजोगे परचेज अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ भेजोगे आप इसको, परचेज अकाउंट डेबिट साइड में भेज दोगे, जो भी इसका बैलेंस आएगा परचेज बुक का। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही शॉर्ट में कि अगर हम विद जीएसटी बनाएं परचेज बुक को तो कैसे बनाएंगे। देखो, ये होगा ऐसा कुछ फॉर्मेट, ये डेट है हमने वहाँ पर डाली है, ठीक है ना। अच्छा, इनवॉइस नंबर का कुछ खास होता नहीं है, अगर आपको दे दे ट्रांजैक्शन में कि हमने माल परचेज कराया विद दिस इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना आप। अगर ना दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खाली छोड़ सकते हो उसको, लेकिन फॉर्मेट में आती है इसलिए मैंने बनाया वहाँ पर। इनवॉइस नंबर आ जाएगा, LF आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आ गया आपका डिटेल का कॉलम, ये आ गया आपका डिटेल का कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप पता है क्या लिखोगे इसके बाद, यहाँ पे आएगी आपकी कॉस्ट। क्या आ जाएगी, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये है जीएसटी के अलग जो अमाउंट बचा है ना, यानी कि जीएसटी को हटाकर जो अमाउंट है वो आएगा कॉस्ट में। उसके बाद आप जीएसटी के कॉलम बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे आप,
जीएसटी के कॉलम बनाओगे। मान लो ये हमारा, क्योंकि हम परचेज बुक बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। ये GST पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, देख लेना, उसको मैं सारा पंगा आपको समझाऊंगा, SG क्या होता है, CG क्या होता है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल अमाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पर? फाइनल अमाउंट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। जैसे कि मैं एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, मान लो यही वाली ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आएगा अमाउंट। मान लो अमाउंट आ रहा है कितना, 12,000। कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। 12,000 में से आपने घटाया यहाँ से और ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा, मान लो सर 2,000 है, घटा दिया, कितना बचा? 1,000 बचा। कितना बचा? 10,000 बचा, सॉरी। अब 10,000 पे आप लगाओगे क्या? GST। क्या लगाओगे अब आप यहाँ पे? इस पर GST लगा लोगे। GST लगा, मान लो CGST है और SGST है, 6% और 6% ईच। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सर? 6% ये आ जाएगा 600 और 600। आएगा नहीं आएगा? कुछ इस तरीके से अमाउंट आ गई। अभी आप कॉस्ट में, मैंने आपको बताया जो GST के विदाउट वाला अमाउंट होगा ना, वो आएगा यहाँ पे। यानी कितना आ गया? कॉस्ट कितनी है माल की? 10,000। कॉस्ट कितनी है? 10,000। इनपुट CGST कितना है? 600। और ये जो इनपुट SGST वो कितना है? वो भी 600 है सर। CGST सॉरी IGST में कुछ नहीं है, डैश डाल दो आप। फाइनल अमाउंट कितना है टोटल इसका? 11,200। ये आएगा यहाँ पे फाइनल अमाउंट में कि हमने एक्चुअली में अमाउंट कितना पे करा है। ये था GST के साथ वाला फॉर्मेट, ये था विदाउट GST वाला फॉर्मेट। आई होप मैं समझा पाया हूँगा आपको। सवाल करके देखना, यही फॉर्मेट है और कुछ नहीं आएगा आपसे, खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्स बुक। तो अब हम देखेंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब क्या होता है, सेल्स बुक में हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे भी वही रीज़न है जो मैंने आपको परचेस का बताया था, क्योंकि जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है, यानी कि माल खरीदना और बेचना, इनकी जो एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज होती हैं, वो बहुत सारी हो जाती हैं। इसलिए हम इनको अलग से आके रिकॉर्ड कर देते हैं कि भाई ये लो, अब तुम्हारा एक हेड है, यहाँ पे आओगे सारे के सारे, मतलब जितनी भी सेल्स की रिकॉर्डिंग होगी, सेल्स की एंट्रीज होंगी, उधार वाली, क्रेडिट वाली, वो सारी की सारी कहाँ आ जाएगी? अंडर सेल्स बुक आ जाएगी। जो परचेज की थी वो परचेज बुक में गई, सेल्स की थी सेल्स बुक में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कौन सी? केवल गुड्स की, और दूसरी बात उधार वाली। अगर कोई संपत्ति आप बेच रहे हो, कार बेच दिया आपने, ट्रक बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, मशीन बेच दी, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे उधार वाली ट्रांजेक्शन आएंगी, लेकिन गुड्स से रिलेटेड। अब देखते रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने वहाँ पे करा था अभी परचेज बुक में। देखते हैं ज़रा। अगेन मान लो हमारा क्या है, हीरो लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है। इन्होंने 10 बाइक खरीदी है, सॉरी 10 बाइक बेची हैं एक्चुअली। 10 बाइक्स एट द रेट 1 लाख रुपीज़। कितना? 1 लाख रुपीज़ ईच। 1 लाख रुपए की इन लोगों ने एक बाइक बेची है, तो कितने की बेची होंगी टोटल? सर 10 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान था। हाँ सर, मान लो इन्होंने यही बेचा है बस, और कुछ हमने उनको वो भी दिया डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, वो भी देख लेते हैं आओ। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है मान लो 5% का। भाई बड़ा अमाउंट है, ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं देंगे। 10 लाख का अगर हमने बेचा, 1 लाख का हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। मान लो हमने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया, 5%। कितना बैठेगा यहाँ पे? 50,000 डिस्काउंट दे दिया। कितना बचा फाइनल अमाउंट? फाइनल अमाउंट बचा सर हमारा कितना? 9,50,000 फाइनल अमाउंट आ गया वहाँ पर। जो मैंने अभी आपको परचेस का बताया था वही बिल्कुल यहाँ पर सेम है, ध्यान रखना। अब मान लो एक और ट्रांजेक्शन करी है हमने यहाँ पे बेचा है, पता है क्या? 5 स्कूटी बेची हैं। क्या बेची हैं? स्कूटी बेची हैं एट द रेट कितने की सर? 50,000 की। कितने की? 50,000 की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईच कितने का हो गया? 2.5 लाख का हो गया। भाई 2.5 लाख रुपये मिलेंगे ना, मतलब मिलेंगे बाद में। किससे मिलेंगे सर? यहाँ पे नाम लिख दो मालिक का, तो आपने नाम लिखा नहीं। अच्छा, मालिक का नाम था मान लो जिसने ख़रीदा है हमसे, वो है सर एक्चुअली में हीरो एंड कंपनी। मतलब ये हीरो एंड हीरो लिमिटेड है, कोई और कंपनी है, एक है हीरो कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 स्कूटी खरीदी है उन्होंने हमसे, मतलब हमने बेची हैं। 50,000 रुपये की एक है। कितने की बेची होंगी हमने टोटल? 50,000 की। मान लो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं लिखोगे। देखो अगर डिस्काउंट है तो आप पहले यहीं पे लिखोगे। डिस्काउंट है अगर आपको, मतलब अगर आप ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट दे रहे हो तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे, डिस्काउंट उठाओगे, उसके बाद फाइनल अमाउंट वहाँ पहुँचाओगे। आपने ट्रांजेक्शन देखा, उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था, तो आप फाइनल अमाउंट कहाँ लिखोगे? डायरेक्ट बाहर।
कहाँ लिखोगे आप डायरेक्ट? बाहर की साइड। मतलब फाइनल अमाउंट आपको बाहर लिख देना है अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। अब इसका टोटल कर दोगे आप, कितना आ रहा है टोटल? मान लो ये आ रहा है सर 12 लाख। कितना आ रहा है? 12 लाख। 12 लाख कहाँ जाएगा? सेल्स अकाउंट। सर क्रेडिट साइड में ध्यान देना, क्रेडिट साइड में। सेल्स अकाउंट मतलब सेल्स अकाउंट जब भी कुछ रिकॉर्ड करता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। हमने सेल्स अकाउंट बनाना सीखा है, लेजर में नहीं सीखा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। जैसे कि परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में गया था, सेल्स अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये था विदाउट जीएसटी। और अगर हमें कोई जीएसटी वगैरह दे रखा है तब भी बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऐसी ही होगी जैसे मैंने अभी आपको परचेज में बताया था। बस यहाँ पे एक चेंज आएगा, क्या? इसको मैं इनपुट करके क्या कर दूंगा? आउटपुट। ये आउटपुट है, ये भी क्या है? आउटपुट है। ये भी क्या बन जाएगा हमारा सर? आउटपुट। खत्म। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। आपने इसको चेंज कर देना है, बाकी ट्रांजेक्शन जो होगी वो बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट आएगा, जो टोटलिंग में आएगा वो जीएसटी के साथ वाला आएगा, और जीएसटी के अलग अलग अमाउंट जाएंगे यहाँ पर। खत्म। ये था हमारा सेल्स बुक। अभी मैं आपको बताता हूँ, अच्छा सेल्स रिटर्न हो, परचेज रिटर्न हो, उनका भी फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है। बस यहाँ पे माल आना होता है वापस, हम किसी एक कंपनी का नाम डाल देते हैं, उससे जितना माल वापस आया, जितना हमने डिस्काउंट दिया था एट द टाइम ऑफ सेलिंग और परचेजिंग, वो दोबारा से यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं फाइनल अमाउंट और लिख देते हैं डायरेक्ट जाके, और यहाँ पे देते हैं परचेज अकाउंट मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये बात ध्यान रखना। हाँ, जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्या करते हो पता है? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ऐसे ही जब आप सेल्स रिटर्न करोगे, जब आप सेल्स रिटर्न करोगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। सेल्स अकाउंट को आप क्रिएट करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रहेगी, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। बस यहाँ पे आप इसको ट्रांसफर करते हुए ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर आएगा तो वो डेबिट लिखा जाएगा, ना कि क्रेडिट। खत्म। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पेटी कैश बुक, और मैंने आपको ऑलमोस्ट आपको सारा ही बता दिया। यहाँ पे जर्नल की वीडियो मैंने एक बना रखी है अलग, जर्नल में कैसी रिकॉर्डिंग होगी अभी मैं दोबारा बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ पेटी कैश बुक कैसे। चलिए अब हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक के बारे में, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा पाया हूँगा। अब देख लेते हैं पेटी कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। इस पर तो क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। सबसे पहले पेटी कैश बुक होती क्या है सर? पेटी कैश बुक वो बुक होती है जो आपके पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, मतलब छोटे मोटे खर्चों को। भाई हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करवाने के लिए बार बार बड़े अकाउंटेंट के पास नहीं जाएंगे। मान लो बड़ा अकाउंटेंट है, वो लाख, 1.5 लाख, 5 लाख और मतलब लाखों में रिकॉर्डिंग करता है वो। अब मैं उसके पास जाऊँगा, भाई साहब मैंने मतलब सुबह नाश्ता करवाया था बॉस को, वो रिकॉर्ड कर दीजिए। बीड़ी सिगरेट मंगाया था, वो रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है ना। मैं उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ, उसका किराया लगाया, वो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो कुछ इस तरह के जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा। मतलब छोटे मोटे खर्चे जो होंगे वो मैं उसके पास रिकॉर्ड जाके नहीं करवाऊंगा, उसको परेशान नहीं करूँगा। मैं उसको हाँ फाइनल अमाउंट दे दूँगा पूरे महीने का कि भाई मैंने पूरे महीने में इतना खर्चा करा है, ये है आपकी रिकॉर्डिंग, ये लो इतना खर्चा हुआ है छोटे मोटे खर्चों पर। तो मैं उसको एक फाइनल अमाउंट बताऊँगा महीने के बाद में, लेकिन पूरे महीने जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर होगी कि भाई किस मतलब कितना कितना खर्चा हुआ है, एक पर्टिकुलर खर्चे पर कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया है। यहाँ पर हम दिखाएंगे पेटी कैश बुक में। ऐसे नहीं कि बड़े अकाउंटेंट के पास जाएंगे छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो ये हमारा मकसद होता है पेटी कैश बुक बनाने का। अच्छा, ये जो मेंटेन करता है, जिसके पास मेंटेन होती है पेटी कैश बुक, उसको हम बोल देते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं इसको हम? पेटी कैशियर बोल देते हैं। ये छोटा कैश मतलब छोटा अकाउंटेंट होता है, ये अपनी पेटी कैश बुक बना के रखता है, मेंटेन करता है। अब देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। अच्छा, एक और बात, पेटी कैश बुक जो होती है, पेटी कैश बुक आपकी दो तरह की हो सकती है। एक तो सिंपल, ठीक है, और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये जो मैंने यहाँ पे आपकी फॉर्मेट बनाया है ना, ये इतना जो है, इतना केवल रिसीट, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक वाउचर नंबर का भी कॉलम आएगा टोटल से पहले, यानी कि पेमेंट से पहले। अगर आप वाउचर नंबर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आपको दे रखा है तो। अगर नहीं दे रखा तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बना लोगे तो बेहतर रहेगा, वो नंबर नहीं काटेगा। जैसे कि ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे आप क्या डाल दोगे? वाउचर नंबर डाल दोगे, खत्म। अच्छा, ये जो इतना मैंने फॉर्मेट बनाया है ना आपके सामने, रिसीट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और पेमेंट, ये है सिंपल का। ये किसका कॉलम है? ये मतलब ये जो फॉर्मेट है किसका है? सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। और अगर मैं कहूँ एनालिटिकल, तो जो मैं यहाँ पे खर्चे रिकॉर्ड करूँगा मैं उनका अलग से एक कॉलम बना के चलूँगा, इसको मैं बोल दूँगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं होती क्या है, कैसे करते हैं हम इसको रिकॉर्ड। ये हमारा फॉर्मेट है सर। यहाँ पे रिसीट आएंगी, यहाँ पे डेट आएगी। डेट है मान लो 2020, क्या है 2020 को 1 अप्रैल है, ठीक है। पेटी कैश बुक
टू कैश। यहाँ पे तो टू कैश आएगा क्योंकि हमारे पास तो पैसा जा रहा है ना, मतलब बड़े अकाउंटेंट के पास तो पैसा जा रहा है ना, तो वो टू कैश रिकॉर्ड करेगा। कितना आएगा, मतलब हमारे पास कितना आएगा पेटी कैश बुक में, मान लो 20,000 आया, पूरे महीने का रिकॉर्ड करने के लिए कितना आया 20,000। अच्छा मैं इसको बैलेंस बीडीवी बना सकता हूँ, मान लो पिछले महीने दिया था मैंने, उसमें से मतलब इसमें से 20,000 रुपये में से 12,000 रुपये खर्च हो गए हैं, 8,000 रुपये बच गए हैं, तो 8,000 रुपये जो बचे होंगे, जो कि यहाँ पे आज बैलेंस सीडी आएगा, मैं बताऊँगा कैसे आएगा, वो सीडी में यहाँ पे लाके टू बैलेंस बीडीवी बना सकता हूँ। ध्यान रखना, मतलब पिछले साल का, मतलब पिछले महीने का अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो मैं उसको इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं। 5 अप्रैल है मान ले, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा सर बाय करके, बाय स्टेशनरी, मान लो स्टेशनरी पे कुछ खर्चा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना खर्चा हुआ है सर, 2,000 खर्चा हुआ है। ठीक है, बाय मान लो कैरिज पे खर्चा हुआ कुछ थोड़ा सा छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। कितने का, 1,500 का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये सिंपल पैटी कैश बुक है जो मैंने आपको इतना बताया ना, यह है सिंपल पैटी कैश बुक। और अगर आपसे पूछता है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, तो आप यहाँ पे हर खर्चे का अलग से कॉलम बना दोगे। यहाँ आपने बना दिया, मान लो स्टेशनरी का है ये, पूरे महीने में जितना भी स्टेशनरी पे खर्चा होगा वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। कैरिज पे जितना भी खर्चा होगा पूरे महीने वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, और सर मान लो, अच्छा कितना है सर, यहाँ पे 2,000 आ गया। सर ये मत बोलना कि 2 बार रिकॉर्ड होंगे। देखो यहाँ पे है ये पेमेंट, सारी की सारी पेमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसके कॉलम में लिखा है कि ये है खर्चा। ऐसे ही आप लिखोगे कैरेज में कितना, 1,500, खत्म। अब मान लो अगला है कुछ पोस्टेज के नाम से है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में। इस पर खर्चा कराया उन्होंने 1,200 रुपये। कितना खर्चा कराया, 1,200 पूरे महीने में। तो यहाँ पे आप एक पोस्टेज का बना दोगे। ठीक है, कितना आ रहा है सर ये, 1,200। मान लो आपने यहाँ पे बनाया रिफ्रेशमेंट का, कौन सा सर, रिफ्रेशमेंट का। ठीक है सर, रिफ्रेशमेंट का मतलब नाश्ते पानी का खर्चा। इस पे खर्चा हुआ हमारा पता है कितना, 2,500 रुपये। मतलब क्लाइंट वगैरह आते रहते हैं तो उनके नाश्ते पानी में खर्चा हो जाता है, तो वो हमने रिकॉर्ड करा, 2,500 आ गया यहाँ पे। अब इसका हम अलग से कॉलम बना देंगे, रिफ्रेशमेंट, कितना, 2,500। ठीक है, अब मान लो और कुछ भी है खर्चा। अब देखना यहाँ पे चीज़ देखना ज़रा, एक दिखाऊंगा जब मैं आपको। बाय मान लो यहाँ पे आ रहा है कार्टेज के नाम से कुछ खर्चा। किस नाम से आ रहा है, मान लो कार्टेज के नाम से खर्चा आ रहा है। खर्चा हुआ है एक्चुअली में कितने का पता, 1,800 रुपये लगे हैं उसमें। कितने लगे, 1,800 रुपये। अभी ये 1,800 रुपये का खर्चा है। अब अगर मैं यहाँ पे कार्टेज का कॉलम बना देता हूँ तो उसके बाद जो खर्चे आएंगे वो कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊँगा सन्डरी एक्सपेंसेस के नाम से, सन्डरी एक्सपेंसेस के नाम से मैं यहाँ कॉलम बना दूंगा। अब इसके बाद से जो भी खर्चे आएंगे छोटे मोटे, जिनके लिए कॉलम नहीं बच रहा होगा, आपको ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो भी खर्चे दे रखे हैं सबका फॉर्मेट बनाना है आपको अपनी सफाई पे ध्यान देना है। सफाई का मतलब ये है आप 4-5 खर्चों के कॉलम बना लो अलग, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम ऐसा बना लो जिसमें बच्चे कुचे जितने भी खर्चे हों, मतलब जिनका आप कॉलम नहीं बना पाए वो सारे उसमें डाल दो, चाहे कोई भी हो। कार्टेज का है 1,800 इसमें आ जाएगा मान लो। ठीक है ना जी सर। और मान लो यहाँ पे है आपने खर्चा करा है मान लो फ्रेट का। ठीक है, फ्रेट का खर्चा करा है आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेट पे खर्चा करा है आपने 1,000। अब इसका कॉलम तो है नहीं अलग से, तो आप इसी में ही रिकॉर्ड कर दोगे 1,000। ठीक है, अब मान लो दोबारा से अगर कोई खर्चा आ गया है, किसका, पोस्टेज का मान लो। ठीक है, पोस्टेज पे आपने खर्चा करा है पता कितना, और 1,500 दोबारा खर्चा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोस्टेज में कितना आ जाएगा, 1,500 दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे कॉलम था, इसका कॉलम था, मैं यहाँ पे कितने भी अमाउंट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब मान लो ये सारे के सारे जो हो चुके हैं, अब यहाँ पे आ गई है 30 अप्रैल का। अब यहाँ पे क्या आ गई है, 30 अप्रैल आ गई है। अकाउंट को क्लोज करने का मतलब इस बुक को ख़त्म करने का, बंद करने का टाइम आ गया है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करनी है टोटलिंग दोनों साइड की। पेमेंट कितनी आ रही है सर, ये रिसीट कितनी है, 20,000। पेमेंट कितनी है देखते हैं, और जोड़ लेते हैं सर। 1,200, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000 और ये 4, 8,000, 8 और 2, 10,000 और ये हो जाएंगे 11,500। कितना आ रहा है, 11,500 आ रहा है, देख लेना एक बार टोटल करके। बाकी यहाँ पर 20,000 आ गया। ये हैवी है तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी बचेगा। कितना बचेगा, 11,900 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये 8,500। सॉरी 11,500 था ना, 8,500 आ गया, ख़त्म। 8,500 आ गया। अभी आपको इन सब के जो खर्चे हैं ना, इनकी भी आपको क्या कर देनी है, टोटलिंग कर देनी है। टोटलिंग बस टोटलिंग कर दो और छोड़ दो। कितना आ गया यहाँ पर, ये 2,800 आ गया, ये आ गया 2,500,
ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा सर 1700 नहीं 2700, और ये 1500, और ये 2000, खत्म। अब देखो आप इसको, मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना आपको बैलेंस बीडी का, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। अब 1 मई को दोबारा से वो खर्चा देगा ना, तो मतलब आपको थोड़ा सा, तो वो कितना अमाउंट देगा, 20,000 नहीं देगा आपसे, वो पहले हिसाब मांगेगा, भाई कितना खर्चा हो गया ये बता। खर्चा हो गया सर हमारा कुछ इस तरीके से, मतलब 11,500, जो हमारा बैलेंस बचा था वो ये बचा है। तो अभी आपको यही बैलेंस अगले महीने भी आपको चलाना पड़ेगा, यानी कि 1 मई टू बैलेंस बीडी करके कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा सर ये 8,500। अब जो ज़रूरत होगी 20,000 को पूरा करने की, क्योंकि एक लिमिट बना रखी है कि भाई देख छोटे कैशियर तेरे को 20,000 दूंगा मैं पूरे महीने के लिए खर्च करने के लिए, 20,000 में से जो खर्च हो कर ले, जो बचे वो अगले महीने इस्तेमाल करियो। इसने खर्च कर लिया, 20,000 में से बचा 8,500, अभी इस महीने भी उसको 20,000 मिलने हैं। 20,000 में से कितने ऑलरेडी हैं उसके पास, 8,500 हैं, 11,500 उसको और मिलेंगे, और वो आगे का काम अपना चलाता रहेगा। और यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाती है क्या, पैटी कैश बुक। आपका ये इतना ही था कैश बुक का जो भी था, मतलब पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। अब मैं कुछ और लेके आऊँगा अगली वीडियो में, मुझे बता देना किसकी ज़रूरत है, किस में आपको दिक्कतें आ रही हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो को।